Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anish Subhasan and I teach business. This is A2 revision session for June 22 और इस सेशन के अंदर हम लोग जो हैं वो कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे फ्रॉम 2020 एंड 2021. सही है, यानी 2020 के तकरीबन 8 पेपर्स और 2021 के 7 पेपर्स में जितनी भी कैलकुलेशंस आई हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे. सिर्फ कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इन ही कैलकुलेशंस के जो 12 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे. तो यहाँ पर हम नंबर आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर उन नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है उसके बारे में हमने बात करनी है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कैलकुलेशंस जो हैं वो पेपर 3 में आती हैं. 12 मार्क्स कम से कम की आती हैं और अगर आपके वो 12 मार्क्स नहीं आते हैं यानी उनमें आप गलती करते हैं तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जब आंसर आप लिखना शुरू करते हैं खुद ब खुद ही आपके पॉइंट्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और आपके जो पॉइंट ऑफ एनालिसिस होता है, पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं. ये याद रखें कि अगर आपका पेपर 3 के अंदर कैलकुलेशन में कोई गलत आंसर आता है और आप उसको उस गलत आंसर को ही लेकर अपने आंसर को डेवलप करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखिएगा कि पार्ट बी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन पार्ट ए जिसमें कैलकुलेशन है उसमें आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैलकुलेशंस जो हैं वो पूरे बिजनेस के अंदर बहुत सारी हैं. सही है. यूनिट 4 से भी हैं, यूनिट 3 से भी हैं, यूनिट 2 से भी आती हैं. यूनिट 5 इज कोर कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट और 20 और 21 के अंदर जितने भी दोनों सालों के अंदर टोटल हमारे पास 15 पेपर्स हैं और उन 15 पेपर्स के अंदर अगर हम दो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को ऐड ऑन करें तो टोटल 30 कैलकुलेशंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करें. सो बिफोर आई मूव ऑन, ये चीज प्लीज जहन में रखिएगा कि यू शुड बी रीडिंग द होल केस स्टडी. व्हाट आई हैव डन, उसमें जो टॉपिक के लिहाज से जो एक्सट्रैक्ट है मैंने सिर्फ वो इसमें इंक्लूड किया है. डेफिनेटली आई वोंट बी रीडिंग द होल केस स्टडी. तो जो एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट हम सिर्फ वहां पर रख रहे हैं और एक्सट्रैक्ट के लिहाज से जो नंबर्स वगैरह जो हम लोगों ने देखने हैं वो वहां पर होंगे. लेकिन अगर आप उस केस स्टडी को पूरे को थॉरोली रीड करेंगे तब आप जाकर 12 मार्क वाले आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं. दैट पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जो मैंने इस लेक्चर के लिए हर केस स्टडी में से निकाला हुआ है उसमें याद रखिए कैलकुलेशंस तो हो सकती हैं, कुछ हद तक एनालिसिस भी हो सकता है और उनके थ्रू कुछ हद तक इवैल्यूएशंस भी हो सकती है. नॉट कंप्लीट एनालिसिस, नॉट कंप्लीट इवैल्यूएशंस. ठीक है. तो रीडिंग द केस स्टडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी शैल मूव ऑन. Okay, so this is our concept question based revision calculations. मार्च 21 से लेकर मार्च 21 से लेकर ये नवंबर 21 तक लिखा है लेकिन असल में 21 नहीं है, ये इसको हम लोग 22 कर देते हैं ऑल टुगेदर. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन दिस थिंग. इसमें से वो कैलकुलेशंस मैंने ऐड ऑन कर ली. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट वन. दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. रेफर टू टेबल नंबर 1 एंड अदर. ये क्या क्वेश्चन है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है पेपर का. नीचे जो थोड़ी सी फॉन्ट साइज छोटा लिखा हुआ है उसके अंदर ये उसका एक्सट्रैक्ट है जिससे हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर. ठीक है जी. रेफर टू टेबल 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन. एज्यूम दैट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज इंप्लीमेंटेड सक्सेसफुली. कैलकुलेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 3 नंबर. इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 नंबर. और ये जो है ये मई 2021 का क्वेश्चन. सही. मई 2021 3-1. सही. तो इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बराबर होता है करंट आउटपुट अपॉन मैक्सिमम आउटपुट इनटू 100. और अगर हम यहां पर देखते हैं तो जरा इसके कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखते हैं. Chang proposed introducing total quality management. He thinks this will reduce the number of substandard frames and improves FF delivery times. Chang forecasts successful implementation of TQM and also increase the output by 10%. Increase output by 10%. सही है. And average variable cost will fall by 5%. Okay. However, Chang is aware that there may be problems with TQM and forecasts can be inaccurate. Table 1 shows the information of output, cost, and price, and blah blah blah. चीजें. ठीक है. So this is the maximum capacity. ये maximum capacity.
जो ये लिखी हुई, ठीक है। और हमारे पास जो इसका एक्चुअल आउटपुट है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने एक्सपेक्ट क्या किया है, 10% इंक्रीज का, तो हमें पहले इसका 14% का हम लोगों को 10% इंक्रीज देखना है, ठीक है। तो 10% हम इसकी इंक्रीज के लिहाज से बात करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 14 प्लस 14 into 10%, which is going to be like 14 plus 1.1, यानी कि 14 को जब हम इसको 10% देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 1.4, सॉरी, ठीक है, is going to be 15.4 million, ठीक है। So this is basically our output and this is basically what we have now, current capacity utilization. This is our new capacity क्योंकि हमारे पास 10% increase हो चुका है, ठीक है। तो 15.4 मैं यहाँ पर लिख दूंगा मिलियन, और डिवाइडेड बाय जो मेरे पास टोटल फ्रेम्स मेरे पास लगे हुए हैं 16 मिलियन के, तो यहाँ पर आ जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी 100, और ये इसका टोटल आंसर आ जाएगा 96.25, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, वी आर डन विद दिस थिंग, ओके जी। देन वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इस वेरिएबल कॉस्ट के लिहाज से इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो 5% से गिर जाएगी, और अगर हम यहाँ देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये लिखी हुई है और 20 लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये 5% से कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसके 5% से इसको अगर हम कम करते हैं, और सेलिंग प्राइस हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, सेलिंग प्राइस में देयर इज नो चेंज, उसमें कंडीशन में कुछ नहीं लिखा हुआ। सो अब हमने करना क्या है कि इसकी जो 5% वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें से 5% वेरिएबल कॉस्ट कम कर देते हैं। तो कैसे कम किया जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक $20, एक सेकेंड पहले मैं जरा लिख दूं कि ये मैं 5% रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये मैंने 5% रिड्यूस कर रहा हूँ, विच इज गोइंग टू बी $20 में से रिड्यूस हो रहा है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसका मुझे 5% निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी $1, ठीक है। तो अपेरेंटली स्पीकिंग ये मेरे पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरे पास आ गया, इसका मतलब ये कि जो मेरी नई वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिनली $1, इट्स $20 माइनस $1, ठीक है, इक्वल टू $19, सही है। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। तो हमारे पास अब वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी है, ये है, और हमारे पास अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये आ गई। तो सेलिंग प्राइस ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करूँ तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये मेरे पास जब ऑर्डर मैंने लिया, ठीक है। तो उसके लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया $40 माइनस $19 बराबर हो गया मेरे पास ये $21। ये वो है जब मैंने अपना ऑर्डर निकाला, जब मेरे पास ये न्यू मेरे पास जो है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सही है। लेकिन अगर मैं ये ऑर्डर नहीं लेता, क्योंकि मुझसे उन्होंने पूछा हुआ इंक्रीज के बारे में, ठीक है। इंक्रीज का मतलब ये है कि अगर मेरे पास इसका मतलब पुरानी कंट्रीब्यूशन मेरे पास होनी चाहिए, तो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास आ गई है न्यू कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। इसी तरह से मैं जरा ओल्ड कंट्रीब्यूशन निकाल के भी देख लेता हूँ कि ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितनी आती है। तो ओल्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब है मेरे पास 20 होगा और 40 होगा, तो ये बेसिकली 40 माइनस 20 बराबर हो जाएगा $20 के, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये आ गया मेरे पास ओल्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे अब इंक्रीज देखना है, तो मैं करूंगा क्या, न्यू माइनस ओल्ड कर दूंगा। सो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर होगा न्यू सीपीयू माइनस ओल्ड सीपीयू, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी $21 माइनस $20 बराबर हो गया $1, ठीक है। दिस इज बेसिकली आवर आंसर, और ये हमारे पास टोटल जो है इसका कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन 3 मार्क क्वेश्चन फॉर दीस कैलकुलेशंस। नेक्स्ट फॉलोइंग हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ये हमारे पास है जी नवंबर 2021 31 का, सही है। इसके अंदर हमसे है रेफर टेबल नंबर 2 and 3, कैलकुलेट पे बैक पीरियड 3 नंबर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 3 नंबर, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू 3 नंबर। अच्छा याद रखिएगा कि अकाउंटिंग के अंदर और बिजनेस के अंदर मेरा तरीका पे बैक निकालने का थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग चाहे तो टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, जिस तरह से आप अकाउंट्स में करते हैं वैसे कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से करूंगा। इफ दैट इज इजियर फॉर यू
देन आप उस तरह से कर लें। अगर आपको टेबल मेथड फॉर्म में, अकाउंट्स के फॉर्म में आपने करना है, आप कर लें। तरीका दोनों सेम है और आंसर दोनों से सेम है। ठीक है, ओके जी। हमारे पास अब जो है ये पूरा डेटा गिवन है और उस पूरे डेटा के अंदर हमारे पास जो नेट कैश फ्लोज की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें दे दी है। थोड़ा सा ये डिफरेंट उन्होंने किया है कि उन्होंने प्रिंटिंग कॉस्ट भी दे दी है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट। टेबल नंबर 2 अगर आप देखें पूरा का पूरा ये वाला, ठीक है। और इसके साथ नीचे उन्होंने डिस्काउंट फैक्टर दे दिया। डिस्काउंट फैक्टर्स जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने में इस्तेमाल किए जाएंगे, सही है। जबकि पे बैक और ARR के अंदर ऐसी कोई चीजें की नहीं जाएगी। व्हाट वी रियली नीड इज कैश फ्लोज। ये जो हमारे पास है ना, ये नंबर्स जो हैं, दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। ऊपर का जितना भी गिवन है, ये सारा का सारा डेटा जो गिवन है, ये पूरा का पूरा डेटा, सही है। ये पूरा डेटा, ये पूरा डेटा, सही है। सारा का सारा डेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है उस नंबर की जो रेड में लिखा है 2.6 कैसे आया है। ये ऊपर वाले जितने ब्लू नंबर्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए, तो हमें उसका मतलब नहीं। हम डिस्ट्रीब्यूशन जब इसकी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो उस वक्त हो सकता है हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, तो हो सकता है उसके अंदर हम ये बातें डिस्कस कर। खैर जी, पे बैक पीरियड की बात कर लेते हैं। तो पहले हम पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं। तो पे बैक पीरियड निकालने का तरीका असल में होता है, जो मेरा तरीका है, वो मेरा तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं टाइमलाइन के थ्रू करता हूँ, ठीक है। और मुझे टाइमलाइन रिलेटिव थोड़ी सी आसान लगती है, इसलिए आई विल गो विद द टाइमलाइन 1। ये कितने साल का प्रोजेक्ट है जी? 4 साल का प्रोजेक्ट है। 1 2 3 एंड 4, ये 4 साल मेरे पास आ गए, ठीक है। और मैं इनके ऊपर नंबर भी लिख देता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। और 0 के ऊपर मेरे पास पैसे कितने आए हुए हैं? 10.2। मेरे पास 10.2 यहाँ पर आ गया है। फिर मेरे पास कितना आया हुआ है? 2.6। मैंने 2.6 यहाँ लिख दिया। फिर 2.6 यहाँ आ गया, ये मैंने 2.6 यहाँ लिख दिया। फिर 2.6 मेरे पास यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर 2.6 मेरे पास यहाँ आ गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ आई मेक श्योर कि मैं अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज द वे आई डू, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं किस तरह से निकलती हैं इसके अंदर। आई जस्ट हैव टू लाइक रीअश्योर कि ये चीज़ें मैंने सही तरह से की हैं इनकी। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ से मूव कर जाए, यहाँ आ जाए। That easy for me to solve. Yeah, good one. अच्छा अच्छा, अब हमने असल में 10.2 सॉल्व करना था, सही है। पहले साल में हमने पूरी मेहनत की, सिर्फ 2.6 कवर कर सके। तो इसका मतलब 10.2 जो होगा वो इससे माइनस हो जाएगा। कितने रह जाएंगे हमारे पास? 7.6 हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। कवर नहीं हो सका, हम आगे जाएंगे अगले साल में 7.6 कवर करने के लिए। कितना कवर किया? सिर्फ 2.6 कवर किया। कितना रह गया हमारे पास? 5 रह गया। फिर अगले साल गए, मेहनत की। मेहनत करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे कुछ पैसे कवर अप हो जाए। वी आर अनएबल टू डू इट। फिर अगले साल पे गए, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास 0.2 आंसर आ गया। मैं जानबूझ के 0.2 को दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज में रखें कि हमारे पास ये 3 साल में कवर नहीं हो सका, देयरफॉर इट्स 3 इयर्स, ठीक है। और अब ये 0.2 जो हमारे पास है, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो पैसे वो थे जो हमें मिल गए, ठीक है ना। तो इसको तो छोड़ दीजिए। अब हमारे पास कितने कवर करने थे? 2.4 कवर करने थे। और कितने मिलने थे हमें? 2.6 मिले। तो इसका मतलब 2.4 डिवाइड बाय 2.6, क्योंकि महीने निकालने तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका टोटल जो है जो भी कोई इसकी वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास आ गई। पे बैक पीरियड हमारे पास आ गया है 3 इयर्स 337 डेज, ठीक है। या मंथ्स के लिहाज से अगर आपने बात करनी है तो मंथ्स के लिहाज से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इट्स बेसिकली गोइंग टू 11 पॉइंट समथिंग मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, ARR की बात करते हैं। अब ARR की अगर मैं बात करूं तो ARR के अंदर मैं कैसे निकालूंगा? ARR में मेरे पास सारे के सारे कैश फ्लोज का पहले एडिशन होता है। ये सारे कैश फ्लोज का एडिशन होता है, ठीक है। तो मैं इसको साथ ले सकता हूँ, 2.6 इंटू 4 टाइम्स ये हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 10.4 हो गया है, सही है। फिर मैं इसको इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देता हूँ। 10.4 को मैं 10.2 में से माइनस कर दूंगा तो 0.2 आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर मुझे देखना ये है कि पूरे साल 4 साल का एक प्रोजेक्ट है, तो 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा पर ईयर जो है 0.05 आ गया, ठीक है। और फिर मैंने इस 0.05 को मैं डिवाइड कर दूंगा इन्वेस्टमेंट से, जो कि 10.2 की इन्वेस्टमेंट है, और इसको मैं इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ARR का, विच इज गोइंग टू बी 0.49%, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर भी आ गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ NPV के लिहाज से। तो ये हमारे पास ये दूसरा कैलकुलेशन भी हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये दूसरी कैलकुलेशन भी हमारी होगी। तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग और NPV निकालते हैं। NPV निकालने के लिए करना ये होता है कि आपको इन जो इफ आई जस्ट मेक दिस इजियर,
इस तरह से, ठीक है। तो ये 2.6 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने के लिए कैश फ्लोज है, फ्यूचर कैश फ्लोज है, उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो से कन्वर्ट करते हैं। तो 2.6 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2.6 रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर्स आएंगे उनको जो है हम लोग फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करके उसको इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया जाएगा। सो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 2.475। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 2.358, ठीक है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 2.246, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मुसलसल, ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 2.139। अब मैं इन सबको ऐड कर लूंगा, इसको भी ऐड, इनको भी ऐड, इन सबको ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा 9.219, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन इस तरह से कि ये वो पैसे हैं जो मेरी जेब में आए हैं और ये वो पैसे हैं जो मैंने लगाए हैं, ठीक है। तो एनपीवी कैसे निकलता है, सबमिशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जो कि ये है, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 9.291 माइनस 10.2 बराबर हो गया 0.98 का मुझे लॉस हो रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगेन ये चीज ज़हन में रखें कि अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस हो रहा होगा तो उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन एज वेल। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। देन वी मूव ऑन तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली नवंबर 2021 32। ये एक पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो गया जिसकी कैलकुलेशंस के ऊपर हमने बात करनी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, table refer to table 1, calculate the for 2021 return on capital employed ROCE, ठीक है, 4 नंबर का है, फिर गियरिंग रेशो है और फिर करंट रेशो। ये रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो पहले हम जरा निकाल लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, ROCE का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सही है, इनटू 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट पहले निकालना है और फिर हम लोगों को चीज करनी है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, पहले जरा प्रॉफिट निकालें, ठीक है। तो इसके लिहाज से पहले प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू, अब देखें, सेल्स रेवेन्यू हम लोगों ने लेना है, ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास जितने भी कॉस्ट लग रही हैं वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ओरिजिनली हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने करना ये है कि 84 बराबर हो गया 84 माइनस 44 माइनस 36, सॉरी प्लस 36, तो ये दोनों माइनस कर दिए जाएंगे, तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 4 मिलियन। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 4 मिलियन, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेते हैं इधर से, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अगर हम लोगों ने, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा जनाब, उसके लिहाज से हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास आ गई और ये शेयर होल्डर इक्विटी आ गई हमारे पास, ये दोनों को ऐड बैक कर लिया, ये पैसे आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया कितना 40 प्लस 25 बराबर हो गया 65 मिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अब मैं इस फॉर्मूले में अगर लिखता हूं तो इस फॉर्मूले में मैं लिखूंगा 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 65 मिलियन, सही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 आ जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6.1%, ठीक है। हायर द बेटर, आंसर हो गया। अब आ जाते हैं गियरिंग रेशो की तरफ। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, गियरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, गियरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है गियरिंग रेशो GR, इसको मैं GR लिख लेता हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास जो है वो इट डिपेंड्स के हमारे पास ये लिखी हुई है इसमें, नॉन करंट लाइबिलिटीज 40 है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास 65, हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा उसमें क्या चीज डलेगी, ये चीज अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ओरिजिनली इज गोइंग टू बी 40 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ये मेरे पास टोटल आंसर आ गया 61%, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अब हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। फिर करंट रेशो की अगर हम बात करते हैं
तो करंट रेशो जो होता है, करंट रेशो जो होता है वो होता है, करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशो के लिए मेरे पास क्या चीजें होनी चाहिए, करंट रेशो के लिए मेरे पास जो है करंट एसेट्स होने चाहिए और करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए, ये मेरे पास गिवन है यहाँ पर। ठीक है जी, तो मैं इसका कैलकुलेशन इस तरह से कर लूंगा कि ये मेरे पास आ गया करंट रेशो बराबर हो गया है 3/2 बराबर हो गया है 1.5:1। ये मेरे पास आ गया करंट रेशो और ये आंसर आ गया, ये कैलकुलेशन भी हमारे पास कंप्लीट हो। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, ये हमारे पास पेपर जो है ये नवंबर 2021 32 क्वेश्चन नंबर 4। मैं हर टॉपिक के दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास रेफर टू टेबल 3 एंड लाइन 54 एंड 56। तो जैसी लाइंस की बात आ गई तो नीचे मैंने एक्सट्रैक्ट भी साथ दी और कैलकुलेट फॉर 2020 द लेबर प्रोडक्टिविटी पर मंथ। सही है, एंड मंथली कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग सब स्टैंडर्ड आउट। ठीक है, तो यानी कि अब हम सब स्टैंडर्ड आउटपुट का अगर हमने मंथली कॉस्ट निकालनी होगी तो हम फॉल्टी कॉस्ट को और कॉस्ट ऑफ रिपेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए। प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं पहले। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला हमारे पास होता है आउटपुट अपॉन एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय की जो हम लोगों ने टोटल जो प्रोडक्टिविटी निकालनी है वो कुछ इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी इन्होंने आउटपुट क्या लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ी सी कहानी भी लिख लेते हैं। However, Umar is concerned about the increase in the proportion of substandard output. The operation manager estimate that the average cost of AC of correcting substandard output is $70 per dollar. ठीक है, कॉस्ट है जो बढ़ रही है और the operation manager has also reported that production of trade mills was recently stopped for 2 days due to late delivery of an important component. यानी कोई और कंपोनेंट मंगवा रहे होंगे उससे उनके मसला आया होगा। ठीक है, द टेबल कंटेन्स फैक्ट्री डेटा एंड दिस इज द डेटा। अच्छा जी, अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर एवरेज मंथली आउटपुट कितना है जनाब, 5100। ये रहा आउटपुट आपका। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास, 80, वो ये रहे। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी 5100 डिवाइडेड बाय 80 into 100, तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 63.75 यूनिट्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं मंथली कॉस्ट की। अगर हम बात करें अब मंथली कॉस्ट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा हमारा फॉल्टी प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, कितना हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉल्टी है और उस फॉल्टी प्रोडक्ट में से टोटल जो है वो क्या है और कॉस्ट ऑफ रिपेयर के। तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर अगर हमें पता चल जाए तो वो हम उसमें से निकाल देंगे और फिर हम लोग उसमें से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना काम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो सब स्टैंडर्ड आउटपुट है, देखिए परसेंटेज ऑफ सब स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 3% है। सही है, तो इसका मतलब ये कि ये जो 51% आ रहा है इस पे ओवरऑल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, सब स्टैंडर्ड के लिहाज से $70 की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो पहले तो मैंने 5100 को मुझे पहले मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं उसकी ओवरऑल कॉस्ट है क्या। ठीक है, तो हमें मंथली कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मंथली कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 5100 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर $70। ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो कि मेरे पास टोटल यानी कि 5100 यूनिट्स बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट है वो ये पड़ रही है। तो टोटल मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा $357,000। ये तो टोटल कॉस्ट है, लेकिन इसमें से कितना सब्सटेंशियल आउटपुट कितना है इसका, इसका सब स्टैंडर्ड आउटपुट, सब्सटेंशियल पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, सब स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो कितना है 3%। तो इसका 3% हम निकाल लेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो 357,000 का मैंने 3% निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं 3% निकाल लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी $10710। ठीक है, ये मेरे पास हो गया और ये मेरा कैलकुलेशन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी हैव टू डू इट। ओके जी, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नवंबर 2021 31 और इसमें हमारे पास काफी सारा डेटा है जो मैं एक स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से एक स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा है, बहुत सारा लंबा डेटा है इसका। तो लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट कि इसमें सारा मैं डेटा निकाल सकूं। ओके, सो रेफर टू टेबल 3,
कैलकुलेट 2020 डिविडेंड यील्ड रेशो, ठीक है, डिविडेंड यील्ड रेशो निकालना है, फिर हम लोगों को डिविडेंड कवर रेशो निकालना है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जो कि आरओसी ने पहले भी निकाला, कुछ कहानी भी है इसके साथ साथ। WSC फाइनेंस WSC फाइनेंस्ड इट्स ग्रोथ विद रिटेन प्रॉफिट्स एंड बैंक लोन ऑफ 10 मिलियन, याद रखिएगा 10 मिलियन का लोन बीच में आया हुआ, ठीक है ना, तो ये भी हम लोगों ने इंक्लूड कर। Due to dividend payment to investors have to remain stable and comparable to companies in the same industry, Suki and Dasha would like to finance new ready meals project by offering new shares for sales of existing shareholders to existing shareholders. A right issue किया जाएगा instead of more bank loans, ठीक है, bank borrow. Financial data for WSC is given below. अब हमारे पास ये पूरा डेटा है, अब हम डिविडेंड जो है रेशो निकाल, डिविडेंड रेशो निकालने के लिए इसको ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, सही है, डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज नोन एज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, ठीक है, और ये क्योंकि यील्ड है इसलिए इसको 100 में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेट्स सी, और क्योंकि इससे जो डेटा हम लोगों से पूछा है वो कैलकुलेट किसका करना है, हम लोगों को 2020 का डेटा कवर करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, रादर एक सेकेंड, हमें ये डेटा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, हमें ये डेटा इस्तेमाल नहीं करना, रादर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस डेटा, ठीक है, ये पूरा डेटा हम लोगों ने इस्तेमाल, सही, ब्लू वाला डेटा इस्तेमाल कर, रेड वाला डेटा हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं डिविडेंड पर शेयर कितना है जी, डिविडेंड पर शेयर ये लिखा हुआ है, ये रहा डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, और शेयर प्राइस भी अगर हम देख लेते हैं तो शेयर प्राइस भी हमारे पास ये लिखी हुई, लेट्स सी, वी कैन जस्ट डिवाइड देम एंड वी कैन गेट द आईटी रिजल्ट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारे पास जो इसका डिविडेंड है वो है 1.54 और शेयर प्राइस कितनी है इसकी 11 into 100, तो इसका जो भी कोई आंसर आएगा विच इज गोइंग टू बी लाइक 13.18%, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास पहली चीज हो गई कंप्लीट। फिर हमसे कहा जाता है डिविडेंड कवर रेशो, से डिविडेंड कवर रेशो DCR कहूंगा मैं इसको, ऐसे DCR के लिए डिविडेंड कवर रेशो इज अबाउट द प्रॉफिट, ठीक है, एंड एनुअल डिविडेंड, जो टोटल एनुअल डिविडेंड दिया जाता है उससे आप इसको डिवाइड करते हो, ये पर शेयर नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि ये ओरिजिनली टोटल जो है इसको टोटल डिविडेंड के लिहाज से देखना। अच्छा जी, अब देख लेते टोटल डिविडेंड हम लोगों के पास गिवन है जनाब, ये मैं जैसे बता देता हूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। टोटल डिविडेंड ये लिखा हुआ है जनाब 3.4 का हम टोटल डिविडेंड दे रहे हैं इन लोगों को, सही है, और प्रॉफिट जो है वो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट ये लिखा हुआ, सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लेते हम, आफ्टर टैक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो ये इस बेसिकली यानी कि हमारे पास 5.9 मिलियन और 3.4 मिलियन को आपस में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, तो 5.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 3.4 मिलियन बराबर है 1.735, और ये आंसर आता है हमेशा टाइम्स के अंदर, इतने टाइम्स आपका कवर रेशो हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा कैलकुलेशन। तीसरी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ये लिखा हुआ है, इसको मैं नाम अभी दे रहा हूँ ROCE का, ठीक है, और ROCE मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ROCE का बेसिक फायदा क्या होता है कि जी आप प्रॉफिट रख सकते हैं, ठीक है, और आप नीचे लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, आप टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखें या नेट प्रॉफिट रखें, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, आई एम गोइंग फॉर ऑपरेटिंग, ठीक है, सो आप नेट प्रॉफिट के साथ भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट जरूर आएगा लेकिन नंबर पूरे मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है जनाब, कैपिटल एम्प्लॉयड ये लिखा, मैं जरा इसको मिटा दूं, और मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया जनाब 6.9, आप 5.9 भी ले सकते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी ले सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ये लिखा है जनाब, ये रहा, ठीक है, इन दोनों को आपसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 6.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 25 मिलियन इंटू 100, कितना आंसर आ जाता है 27.6%, ये आंसर हमारे पास आ गया, एंड वी आर डन विद दिस कैलकुलेशन एज वेल, सो या दिस इज बेसिकली दैट। फिर हम आ जाते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है। रेफर टू टेबल नंबर 2, कैलकुलेट द रेडी मील्स प्रोजेक्ट फोरकास्ट
पे बैक पीरियड निकालना है 3 नंबर का, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और आपको ये नवंबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सही है। सो पे बैक पीरियड निकालने का वही तरीका है, मैं दोबारा वही तरीका इस्तेमाल करूंगा। खैर उसकी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। रिएक्शंस टू WSC's न्यू रेडी मील हैज बीन वेरी पॉजिटिव इन फोकस ग्रुप टेस्टिंग सेशन। फोकस ग्रुप कुछ लोग होते हैं जिनको सेलेक्ट करके उनसे बातचीत की जाती है। दे हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, ठीक है, एंड दे आर जेन्युइनली ट्रू पीपल एंड गिव एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस। The factory extension and new production equipment necessary for ready meals project will cost 1.5 million, ठीक है। तो दिस इज द कॉस्ट, 1.5 मिलियन की टोटल कॉस्ट है, और ये 1.5 मिलियन की कॉस्ट यहाँ पर भी लिखी हुई है। इन एडिशन WSC मार्केटिंग डायरेक्टर हैज रिक्वेस्टेड अ लॉन्च मार्केटिंग बजट of $750,000 to increase consumer awareness of the new products, ठीक है। ये एक बजट लगा हुआ है सामने। अब देखते हैं कंपनी जो है, केस स्टडी पढ़ने का पता चलेगा कि कंपनी अफोर्ड कर सकती है इतना या नहीं। A coordinated marketing strategy will be needed for new ready meals. Table 2 shows the investment representative and blah 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 चीज़, ठीक है। तो पे बैक के लिहाज से अगर हम बात करें, I'll go again the same way. There is a line, ठीक है जी, एंड क्योंकि ये 5 साल का प्रोजेक्ट है तो मैं 5 साल का डेटा ऐसा से लिखूंगा इसके अंदर, 3 4 और ये 5, सही 5 साल का डेटा हो गया ये पूरा का पूरा। और अब मैं इसके अंदर जो है वैल्यूज लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने जी 0 पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आई अगेन से कि आप अपने अकाउंटिंग वाले तरीके से भी कर सकते हैं चाहे, सही है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, 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 और ये चीज़ यहाँ। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आपका एक कांस्टेंट कैश फ्लो होता है ना, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है NOT, ANNUITY, सही है। तो ये अगर हम 3 4 5 पे देखें तो कंटिन्यूस सेम कैश फ्लोज आ रहे हैं ना 0.6 के, तो उसको NOT भी बोलते हैं। सो विल गो विद द सेम वे। हमने 1.5 मिलियन कवर करना था, सिर्फ 0.3 मिलियन कवर कर सके, देयरफॉर हमारे पास कितने बच गए, 1.2 मिलियन बच गए। 1.2 मिलियन को हम लोगों ने फिर कवर करना था, अगले साल हम 0.55 कर सके, तो कितना आंसर आएगा, 0.65 हम कवर रह गया हमारे पास। 0.65 कवर करना था, कितना किया, 0.6 किया, तो 0.05 रह गया, ठीक है। और 0.05 जब मैं करने के लिए गया तो मेरे पास यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बच गया, जो ओरिजिनली मेरे पास तकरीबन 0.55 बच गया। जैसे ही मेरे पास पहला पॉजिटिव आंसर आएगा, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, कि जैसे ही मेरा फर्स्ट पॉजिटिव आंसर आएगा, मैं फौरन से पेशतर आगे कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, क्योंकि नेट प्रेजेंट पे बैक का असल काम तमामतर इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर करना होता है। द टाइम इट गेट्स रिकवरी, इट रिकवर्स द इन्वेस्टेड अमाउंट, वी स्टॉप द कैलकुलेशन, रिगार्डलेस वो पहले साल ही हो या 5वां साल या आखिरी साल, ठीक है। तो इसी सूची से मैं, अच्छा अच्छा, अब ये कितने दफा आया जी, ये 3 साल की तरफ आया, तो ये आ गया हमारे पास 3 ही है, तो ये आ गए, ठीक है। और अब मेरे पास कितना है, 0.05 मैंने कवर करना था। 4th ईयर के अंदर कितना कवर किया, 0.6 कवर किया, क्योंकि ये ओवरऑल मेरे पास है, तो इसको जो है मैं मल्टीप्लाई बाय इसको 12 कर सकता हूँ, या मैं मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 365 भी कर सकता हूँ। ये दोनों आपके ऊपर, अपने मंथ्स निकालने या डेज निकालने, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इसका जो भी कोई आंसर आएगा वो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं जी। दिस इज बेसिकली इट। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो आंसर आता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लोज चाहिए होते हैं, तो एनपीवी कैसे निकलती है, एनपीवी निकलती है समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, जिसका भी फॉर्मूला आपके पास है डायरेक्ट आंसर्स के ऊपर नहीं जाएगा, आई नेवर रिकमेंड, ठीक है। तो ये जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.282 आंसर आया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.4895 आंसर आया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.504 आंसर आया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.474 आंसर आया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.45 आंसर आया। इन सबको ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड बैक करने के बाद हमारे पास जो है वो जो भी कोई आंसर आएगा, सही है, इन सबको ऐड बैक कर लेंगे, और इसमें से इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 1.5। इन सबको ऐड बैक करने के बाद इन सब में से जो भी कोई आंसर आएगा उसमें से हम लोग जो भी कोई आंसर है, फॉर एग्जांपल इसका आंसर जो भी कोई आया है वो आंसर क्या है,
वो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, और उसके अंदर से हम क्या माइनस कर देंगे, 1.5 माइनस कर देंगे, तो 1.5 यहाँ पर आ गया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 0.6995 मिलियन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। पिछला वाला जो एनपीवी निकाला था वो नेगेटिव आया था, उसमें हम रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज बेसिकली अगेन द नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आ गया अब, ये सही है। दिस इज बेसिकली जून 2021-31 और क्वेश्चन नंबर 2, और रेफर टू टेबल नंबर 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कैलकुलेट यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिस पे आप चीजों को बेच सकते हैं, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ पैक्ड ग्राउंड कॉफी at 30th April 2021, 4 number, the value of packed ground coffee inventory as a percentage of current assets। सही है, तो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की हुई है, उसमें ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। नीचे वैल्यूएशन ऑफ करेंसी कॉफी इन्वेंट्री के लिहाज से बात करें, हरदीप knows that valuing inventory is important for PGC। This is because the company stores raw coffee beans and does not sell all its coffee as soon as it is ground, ठीक है। The size and the frequency of orders for coffee from customer varies। Hardeep is aware that inventory can be valued in several ways। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैं इधर थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। दिस बेसिकली गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जो आप अकाउंटिंग डेटा के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं ना, तो डिफरेंट वे में हो सकता है, अगर तरीका डिफरेंट होगा तो वैल्यूएशन भी डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पीजीसी वैल्यूज इन्वेंटरी बाय यूजिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड इफ दिस इज लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी, ठीक है। अगर इन्वेंटरी कॉस्ट से कम होगी तो हम उसमें जाएंगे, रियलाइजेबल वैल्यू में जाएंगे। At 30th April 2021, the value of total current assets of PGC was total current assets। ये हमारे पास आ गया, ये हमें यहाँ पे लिखा गया करंट एसेट्स के साथ परसेंटेज निकालना है, तो ये वाला नंबर यहाँ से आएगा, ओके, ठीक है जी। The table 1 shows the information Hardeep has prepared for meeting with the accountant, ठीक है जी। तो अब जरा देख लेते हैं इसके नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं जी, ये आ जाते हैं जी। तो पहले हम लोग निकालना है net realizable value, sellable value माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और मजेदारी की बात की कि बुक में कहीं यह फॉर्मूला नहीं लिखा, ठीक है। तो लेकिन अब जरा टेबल देख लेते हैं, टेबल के लिहाज से क्या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ सेलिंग आ गई सारी की सारी। तो अब यहाँ पर 0.6 मंथ्स ओल्ड भी दिया हुआ है, 7 मंथ्स वाला भी दिया हुआ है, और 12 मंथ्स ओल्ड का भी दिया, तो इन सब की अलग-अलग हमने निकाली, क्योंकि टोटल स्टॉक जो है हमारा सारा मिला के आ रहा है, ठीक है। तो हर एक की हमने निकालनी है, तो क्या करेंगे हम इसमें से हर एक को विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन टन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे टोटल वैल्यू निकलती क्या है, सही है। तो ये चीज को ज़हन में रखना। अच्छा, हमेशा ये याद रखना कि अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन के लिहाज से आपके पास टेबल के अंदर कोई ऐसी चीज है, जैसे अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू के कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है, डेफिनेटली तमाम तर ऐसे स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे उनके लिए ये चीज करना मुश्किल, ठीक है। तो या समटाइम्स इट इज लाइक दिस, समटाइम्स, ठीक है, इट हैपेंस, तो बेयर इट। तो अगर मैं इन दोनों के लिहाज से बात करता हूँ, तो मैं अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, इन दोनों को, यानी कि मैं सेलिंग और टन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये टोटल टन्स आ जाएंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी कि ये कितनी है, और फिर मैं उसके लिहाज से चीज़ों को देख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, वर्थ कितनी है, और इस लिहाज से फिर मैं आगे जाना शुरू करता हूँ टोटल इन्वेंट्री के लिहाज से, तो चीज़ें जो होंगी वो डिफरेंट तरीके से मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगी। और ये चीज़ भी ज़हन में रखना कि जब कभी भी हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है, या जब भी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसमें इस चीज़ को प्लीज़ ज़हन में रखना कि कैलकुलेशंस जो हैं वो हमेशा उस वक्त ज़्यादा फेवरेबल होती हैं जब आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी वैल्यूज के लिहाज से या उनके नंबर्स के लिहाज से, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज ज़हन में रखना कि कभी भी आपके पास जो वैल्यूज आ रही हों, ठीक है, उनको कभी भी आपने कवर अप नहीं करना, और इसके लिहाज से ये चीज़ प्लीज ज़हन में रखना, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो मेरे पास जब ओरिजिनली तो इसका टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 39,500 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 9,500 इसकी आ जाएगी, सही है। और इसकी जो आएगी वो बेसिकली जीरो आएगी क्योंकि ओरिजिनली ये हमारे पास जीरो इन्वेंट्री बची है, ठीक है। किया क्या मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने किया ऐसा से है कि मेरे पास 10% जो है सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है। मैंने सिर्फ कॉस्ट को उसमें से माइनस किया हुआ, और कॉस्ट को माइनस करके जब मैंने कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से माइनस के 19 पॉइंट समथिंग आ गया है, तो 19 पॉइंट समथिंग को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है, जब मैं 20 को माइनस कर रहा हूँ 0.5 से, मेरे पास ये आ गया 19.5, और उसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आ गया 39,500, यानी कि पूरा मिलियंस के अंदर जाऊंगा, ये मिलियंस के अंदर 30। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कैसे आ रही है कि आपस में इन दोनों को आपस में मैंने माइनस किया हुआ, ठीक है। तो 10.5 को मैंने माइनस किया, 9.5 आ गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर 9,500 आ गया, 19 और इसको आपस में, यानी कि ये दोनों आपस में पहले माइनस हो रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। तो हमारे पास टोटल नेट, इसका मतलब है ये भी मेरे पास रियलाइजेबल वैल्यू है फॉर 6 मंथ्स, ये रियलाइजेबल वैल्यू है 12 मंथ्स तक की, और ये है प्लस 12 मंथ्स की। तो मेरे पास इन सबको ऐड कर लूंगा, तो टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 39,500 प्लस 95,500 प्लस 0 बराबर होगी 49,000, ठीक है। अब आ जाते हैं जी टोटल हमारे करंट एसेट्स कितने हैं और ये रियलाइजेबल वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो उसने खुद फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पैक ऑफ कॉफी ग्राउंड इन्वेंट्री एज अ परसेंटेज। तो इसकी जो भी इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 49,000, इसको एज अ परसेंटेज निकालने का इसका ये लिखा है भी परसेंटेज 150, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पहले का आंसर, और मैं दूसरे का आंसर निकाल लेता हूँ। परसेंटेज निकालनी है मुझे अगर, तो करंट एसेट्स जो है वो बराबर है 150,000 के, ठीक है। और अब जो उसने कहा हुआ वैल्यू एज ए परसेंटेज ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट कैसे निकलेगा जी, 49,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन कह रहा था मैंने वही उसी से फॉर्मूला निकाल लिया। अच्छा, मजेदार की बात ये कि अगेन ये फॉर्मूला बुक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये उनकी अपनी मर्जी का एक कॉन्सेप्ट है जो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एज अ परसेंटेज ऑफ लाना, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ अगर यू हैव लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस देन यू कैन डू इट, या आपको फॉर्मूला याद करना है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, प्लीज याद कर लीजिएगा, ये जिंदगी में पहली दफा बिजनेस के अंदर आया है, ठीक है जी। देन कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग वन, द सीपीए। मेरी जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है, आई मेक दिस रिमार्क राइट नाउ, मेरी जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है फॉर सीपीए, उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर मुझसे गलती हुई भी, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो मुझसे कैलकुलेशन गलती हो गई। तो कैलकुलेशन में मसला है, इसके कॉन्सेप्ट में मसला नहीं, ठीक है। तो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट। अच्छा जी, refer to appendix 1, calculate the earliest start time of activity F। अच्छा सही है इसका ई, अच्छा ये सर्कल के जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला जो हिस्सा ये जो है ये होता है EST, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ये जो होता है ये होता है LFT, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ जाते हैं, तो हम ESTs को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, ESTs को ड्यूरेशन से ऐड करते हैं, यानी ESTs पे काम करते हैं, ठीक है। हम लोग ड्यूरेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर एक जगह पे जैसे इस वाले नोट पे अगर आप देखें, नोट नंबर 2 पे देखें, तो एक रास्ता यहाँ से भी आ रहा है, एक रास्ता यहाँ से भी आ रहा है, और एक रास्ता यहाँ से भी आ रहा है। तो जब एक जगह से ज्यादा रास्ते आ रहे होते हैं ना, तो वी बेसिकली राइट डाउन दैट नंबर जहां से ग्रेटर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, सो वापस जाते हैं तो बिल्कुल इसको ऑपोजिट करते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तो वी गो फॉर LFT जो कि नीचे वाला हिस्सा है, एंड देन वी सब्ट्रैक्ट द ड्यूरेशंस। और अगर हमें एक जगह से वो जगह से रास्ते से नोट्स आ रहे हों, तो वहां पर हम लोग आपस में उनको देखते हैं कि किससे हमारा आंसर छोटा आ रहा है। तो 0+18, 0+18 अगर मैं इसको इससे ऐड करके यहाँ लिखता हूँ तो मेरे पास 18 आंसर आता है, इसको ऐड करके यहाँ लिखता हूँ तो मेरे पास 16 आंसर आता है, इसको ऐड करके मैं यहाँ लिखता हूँ तो मेरे पास 6 आंसर आता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जनाब, 18 है, तो मैंने इसलिए 18 याद, ठीक है। 18 में मैंने 3 ऐड किया, 18 में मैंने 3 ऐड किया, यहाँ लिखूंगा मैं, सही है। और दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी 21, आई मेक श्योर कि मैं गलती आज ना करूँ। 21 में 2 ऐड किया, क्योंकि जा रहे हैं हम आगे जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे, तो ये 21 में जब मैंने इसको ऐड किया, 2 को ऐड किया तो आ गया 23। 23 में जब मैंने 1 ऐड किया,
यहाँ पर गया तो मेरे पास 24 आंसर आया होगा, और 23 में जब मैंने 5 ऐड किया यहाँ लिखा तो 28 आंसर आया होगा, इसलिए 28 अंदर लिखा होगा। और ये जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ये जो टाइम, ये जो लिखा हुआ है ऊपर नीचे सेम, ये हमारे पास है टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, जब हम वापस जाते हैं, ठीक है, वापस जाते हैं जब हम लोग, ठीक है, तो उस वापस जाने में हमारे पास जो सिचुएशंस है वो इस तरह से होती हैं कि वी वर्क ऑन LFT, सही है, वी सब्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, ठीक है, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो स्मॉलर आएगी, स्मॉलर रिजल्ट जो होगा वो हम लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे अंदर, ग्रेटर रिजल्ट जाते हुए स्मॉलर रिजल्ट वापस जाते हैं जनाब 28 में से। अब हमने ऊपर वाले नंबर्स नहीं देखने, इसलिए व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, सारा ये ब्लू वाला हिस्सा जितना भी है ना, ये सारा का सारा ब्लू वाला हिस्सा मैं भी मिटा रहा हूं, ठीक है, जस्ट टू लुक एट द पर्टिकुलर थिंग कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो ये वाला जिनको मैं लाल कर रहा हूँ ना, प्लीज इनको नहीं देखिएगा, इसको लाल, इस 28 को नहीं देखना हमने, इस ब्लू वाले 28 को, ठीक है, हम इस ब्लू वाले 28 को, ठीक है। तो अब 28 में से 5 माइनस होता है तो हमारे पास आंसर आता है 23, सही है, 23 में से 2 माइनस होता है तो 21, सही है, 21 में से 3 माइनस होता है तो आता है 18, ठीक है, 21 में से 2 माइनस होता है, 21 में से 2 माइनस होता है, सही है, देखेंगे 21 में से 2 माइनस होता है तो हमारे पास आता है 19, 18 में से 6 माइनस होता है, 18 में से 6 माइनस होता है तो आता है 12, 18 में से 16 माइनस होता है तो आता है 2, और 18 में से 18 माइनस होता है तो आंसर आता है 0। जाते हुए कौन सा नंबर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा, ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, फाइन। सो ये चीजें हमें रखिएगा। अच्छा जी, अब हमसे क्या कहा जा रहा है जी, EFT पहले तो हम लोगों को मालूम करना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी F, ओके, तो ये हमारे पास 18 यहाँ पर आ गया, सही है, 3 21 यहाँ पर आ गया, 21 और 2 23 यहाँ पर आ गया, तो ये जी ये वाला एरिया जो है दिस इज नोन एज आवर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये मैंने निकाल लिया, 23 मेरे पास आंसर आ गया, और वापस जाते हुए मैंने इस तरह से कर लिया, यहाँ पर भी 18 आंसर आ गया, तो ये चीज होगी, फाइन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी टोटल फ्लोट टाइम की। टोटल फ्लोट टाइम किसका है जी, हम लोगों ने निकालना है एक्टिविटी डी का, और एक्टिविटी डी के लिहाज से हमारे पास जो फॉर्मूला है TFT का, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पार्ट 2, टोटल फ्लोट टाइम ऑफ डी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल फ्लोट टाइम का, टोटल फ्लोट टाइम का जो टोटल फॉर्मूला है दैट इज अबाउट LFT एंड माइनस ड्यूरेशन, सही है, माइनस EST स्टार्ट, ठीक है। अब डी एक्टिविटी है ना, तो याद रखो, अब डी एक्टिविटी कहां पकड़ लो, डी एक्टिविटी ये देखो, ये डी एक्टिविटी ये है जिसको मैं अंडरलाइन, इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स और ये नंबर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी डी बनी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास है 2, ये इसका ड्यूरेशन है, सही है, LFT एंड, LFT एंड का होता है ये वाला 21, सही है, एंड वाले नोड का 21, ठीक है, और EST स्टार्ट का मतलब है ये वाला 0, स्टार्ट नोड का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला टोटल मिला जुला के क्या बन जाएगा, बाय द एंड ऑफ द गेम वी हैव 21 माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 19, अब ये पूरी डेज में है, ये डेज है, ठीक है, ये आ गया 19 डेज, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। फिर हमारे आते हैं 3 के ऊपर, फ्लोटेशन टाइम के लिहाज से बात करते हैं, फ्री फ्लोट टाइम, ठीक है, वो किसका निकालना है, हम लोगों को सी एक्टिविटी का निकालना है, देन सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, EST एंड माइनस ड्यूरेशन, again I say do not exclude or do not forget to write down the formula, फॉर्मूला का एक नंबर होता है, ठीक है, तो फ्री फ्लोटेशन हम लोगों ने निकालनी है एंड इसके लिहाज से, तो मैं इस पूरी चीज मिटा रहा हूँ, सही, कि हमारा डी काम हो गया पूरा का पूरा, तो हम सी के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो सी एक्टिविटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 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 हमारे पास एंडिंग नोड है, ये हमारे पास स्टार्टिंग नोड है, इसलिए हमारे पास अब क्या है, एंड का क्या लेना है, ये वाला 18, फिर हमें क्या लेना है, ये वाला 0, और फिर क्या लेना है, ये 6, तो ये हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, तो 18 माइनस
6 minus 0 is 12 days. ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा फाइन जी. So moving on to the next question, और this is June 2021 32, और इसके लिहाज से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और दिस इज ठीक है जी. टेबल रेफर टू टेबल 1, कैलकुलेट 2020 के लिए लेबर टर्नओवर निकालना है हम लोगों को और लेबर प्रोडक्टिविटी निकालना. ठीक है, और टेबल हमारे पास नीचे के. तो लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या हमारे पास बनता है? लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं, सही है, लीविंग द ईयर, लीविंग एम्प्लॉयज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयज. और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. परसेंटेज निकलता है ना हमेशा टर्नओवर के लिहाज से. तो हमारे पास कितने लोग भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग 12. 2020 का करना है, याद रखना सिर्फ, सही है, 2019 का नहीं करना. तो डू नॉट थिंक अबाउट ये, हम लोगों ने देखना भी, सही है. तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज कितने हमारे पास, सॉरी 40. तो 12 डिवाइड बाय 40 की अगर हम बात करते हैं, 12 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ये बराबर हो गया हमारे पास 30%. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर. अच्छा, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं. लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनता है जनाब, कि हमारे पास एनुअल आउटपुट कितना है अपॉन एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास हैं. ठीक है, और क्योंकि ये ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आता है वो बेसिकली इन परसेंटेजेस आता है, प्रोडक्टिविटी परसेंट भी होती है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिहाज से लिखेंगे. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने जी? एक्सट्रीमली सॉरी, नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई एम गोइंग बैक द सेम थिंग अगेन. ओके, एनीहाउ, तो ये चीज याद रखिएगा कि पहले तो आपको इन लोगों को भी इंक्लूड करना होगा. ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने भी कोई ना कोई काम किया होगा. ठीक है, तो आपके पास नहीं, इनको काम नहीं करना, आपने टोटल ईयर के लिहाज से निकालना है ना, सॉरी. ठीक है, तो ये आपके पास है, ये मंथली आउटपुट. तो इसको पहले मैंने 12 से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर मेरे पास आ गया 72,000 मेरे पास टोटल आउटपुट आ गया, जो हमारे पास साल का है. ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमेशा साल पे निकलती है. ठीक है, तो एनुअल आउटपुट निकला है, तो ये 72,000 यहाँ पर आ गया. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना हमारे पास 40 आ गए. ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया 1800 आउटपुट हमारे पास आ गया पर एम्प्लॉय. ये हमारे पास है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी हैव टू डू इट. देन मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2021 32 क्वेश्चन 4, और फिर हमारे पास जो है ये अकाउंटेंट रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और पेबैक निकालना है. अच्छा, ये याद रखिएगा कि ईआरपी जो है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत रेयरली टेस्ट हुआ है, और एग्जामिनर जो है वो इसको काफी ज्यादा फोकस में रख रहा है. ठीक है, वो केस स्टडीज में बात कर रहा है, वो चाहता है कि आप अपने आंसर्स के अंदर इसको इंक्लूड करें. ठीक है, तो टीआरपी को थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. है जी, इंप्रूविंग एफिशिएंसी के अंदर एनोला होल्ड्स इन्वेंटरी कंपोनेंट्स टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन इज नॉट डिस्टर्बटेड. Components are imported from number of other countries. Batteries are most important expensive part of the scooters, and these are imported from country P. Lichon is considering investment in an enterprise resource planning (ERP) system to improve the efficiency of operations. She has approached a specialist ERP supplier, which estimated an investment cost of 1 million. ठीक है,
एंड द प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लो शोइंग इन, ये नीचे आपके पास गिवन है सारा का सारा. And the specialist advised Legion that ERP system would need replacement of approximately after 6 years. 6 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा भाई, इसको देख लें. तो अब हमारे पास जो चीज है वो ये है कि हमें ARR निकालना है. ARR का फॉर्मूला क्या होता है? तमाम तर कैश इनफ्लोज की, याद रखना मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं. ये हमारे पास कैश आउटफ्लो, सही है. तो ये सॉरी कैश इनफ्लो, ये भी कैश इनफ्लो, ये सारे कैश इनफ्लोज, इन सबको आपने ऐड बैक कर. और आपका कैश आउटफ्लो क्या है? ये कैश आउटफ्लो है आपके पास, ये 1 मिलियन का आपने जो कॉस्ट लगाया. ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में रखना कि इन तमाम तर चीजों को जब हम ऐड बैक करेंगे, इन तमाम तर चीजों को हम जब ऐड बैक करेंगे, ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 2650. ठीक है, 2650 को, यानी कि अगर मुझे ARR निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2650 को माइनस कर दूंगा 1 मिलियन से. ठीक है, तो ओरिजिनली मेरे पास जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट माइनस की इसमें से, तो मेरे पास टोटल आंसर आ गया है 1650. क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 6 साल का है, इसलिए मैंने 6 से इसको डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो ये ईयरली आंसर आ गया है 275 आंसर आ गया है. उसको दोबारा जब 1000 यानी इन्वेस्टमेंट से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट द रिटर्न ऑन इट, तो ये आ जाएगा 27.5%. ठीक है, पे बैक की अगर हम बात करें तो पे बैक पीरियड फिर वैसे ही निकलेगा, और पे बैक पीरियड मेरा ख्याल है आप लोग आराम से निकाल सकते हो इसका. वी कैन लेट्स डू इट अगेन ओवर हियर. और तो साल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, 6 साल का प्रोजेक्ट है. तो हमारे पास कितने लगे जी? 1 मिलियन हमारे पास लगा टोटल. ठीक है, ये कितना ये 1000 इसको कर लेता हूँ वेरी एग्जैक्ट. ठीक है, फिर हमारे पास आया 300, फिर हमारे पास आया 400, फिर हमारे पास आया 450, फिर हमारे पास आया 500. ठीक है, फिर हमारे पास आया 500, एक साल कम कर दिया मैंने गलती से, फिर आया 500 और फिर आया 5. ये जो मैंने पहले ही बात की थी कि तमाम तर ऐसे ईयर्स जहाँ पर आपको कांस्टेंट चीजें आती हैं, दीज आर नोन एज योर एनओटीज. ठीक है, तो अब मैंने 1000 कवर करना था, 300 कवर किया, कितने बच गए? 700 बच गए मेरे पास. 700 कवर करने के लिए गया, कितने कवर किए? 400, तो 300 बच गए मेरे पास. 300 कवर करने के लिए गया तो मेरे पास कितने बच गए? 150. ठीक है, छोड़ दिया. अब कितने साल में कवर हुआ है? ये 2 साल में कवर हुआ है. ठीक है, तो ये 2 इयर्स तो यहाँ पर आ गया. ठीक है जी, और अब हमने क्या करना है? 300 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 12 कर देंगे तो मंथ्स निकल आएगा, इंटू 365 कर देंगे तो डेज निकल आएगा. तो इनमें से जो कुछ भी आंसर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 years and 8 months अप्रोक्सीमेटली. तो हमारे पास पे बैक पीरियड भी होगा. ठीक है, देन हम लोग जाते हैं फॉर जून 2021 33, और ये रेशोस का क्वेश्चन दोबारा आ रहा है. ठीक है, तो ये जून 21 सही है. रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 2020 के लिहाज से निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, एंड फोरकास्ट गियरिंग इन 2021 एज्यूमिंग द वेबसाइट डेवलपमेंट इज फाइनेंस्ड यूजिंग अ बैंक लोन. बैंक लोन के साथ एज्यूम करना है, उन्होंने पहले बता दिया. ठीक है, तो ROCE पहले निकाल लेते हैं. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं जनाब. ठीक है, कैसे निकलेगा? रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है. प्रॉफिट हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हमें प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा. और कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है, तो ये हमारे पास गिवन है विच इज 12.1. तो या वी हैव दिस कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर हियर. तो ये तो हमारे पास गिवन है, लेकिन सिंस वी डू नॉट हैव द प्रॉफिट, तो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट. और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास सेल्स रेवेन्यू है. ठीक है, वो कितना है जी? 9.5 हमारे पास है. ठीक है, अब इस 9.5 में से हमने सारी एक्सपेंसेस को माइनस करना है. तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास जो है 9.5 ये है. उसके बाद हमारे पास ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है. यानी अगर मैं 0.5, 6.2, 0.3, 11, 1.1 को ऐड करके 9.5 में से माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ से माइनस करके मैं अब सिर्फ और सिर्फ इसमें लिख दूंगा 0.5 प्लस 6.2 प्लस
0.3 प्लस 1.1, इन सबको मैं एड बैक करके माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास प्रॉफिट टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 1.4 मिलियन। ठीक है, टोटल मिला जुला के मेरे पास 1.4 मिलियन बच गया। अब प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया, तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 9.5 नहीं 12.1 मिलियन, सही है, इंटू 100 कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 11.57%। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैसा निकालता है, जो प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 1.4 मिलियन, जो प्रॉफिट हमारे पास है, इस प्रॉफिट को मैं रेवेन्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकल आएगा। तो नंबर 2 निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है हम लोगों को। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है जी, प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया जी, 1.4 मिलियन हमारे पास आ गया है। सेल्स रेवेन्यू कितना है जी, 9.5 मिलियन है, इसको इनटू 100 कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 14.74। ठीक है जी, वी आर डन। अच्छा, 3 के लिए हाथ से बात करते हैं जी, फोरकास्ट गियरिंग रेशो। फोरकास्ट गियरिंग रेशो जो है वो क्या है, अच्छा इसमें एक चीज मुझसे मिस आउट हो गई है, ये जो फाइनेंस ऑफ द बैंक लोन है ना, ये टोटल कितना था 250,000, ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैंक लोन जो इन्होंने लिया है ना, ये 250,000, सही है। तो ये चीज अब हम देख लेते हैं। तो गियरिंग रेशो निकालना है जी हम लोगों को, सही है। गियरिंग रेशो निकालने के लिए अब हमारे पास चीज क्या आती है, दैट इज नेट नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, सही है। नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन, ये रहा, इसको मैं ऊपर होकर सब चीजों को मिटा देता हूँ, ये अभी इररेलेवेंट हो गई। ठीक है जी, लेकिन याद रखिएगा कि इसने असल में बात 2020 की नहीं की है, इसने बात की 2021 की थी, ये भी इररेलेवेंट हो गया। और अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अब ये जहन में रखो कि 6.6 मिलियन है, तो ये जो आपके पास ये जो नंबर लिखा हुआ है ये ऐसा में है 0.25 मिलियन, अगर मैं मिलियंस के अंदर इसकी बात करूं, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली 0.25 मिलियन। ठीक है, तो इसको अगर मैं मिलियंस में लिखना शुरू करता हूँ, तो 6.6 मिलियन में मैं 0.25 मिलियन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि एज्यूमिंग इज फाइनेंस, फाइनेंस हो रही है, इसने एज्यूम करने को कहा। ठीक है, तो ये एज्यूमिंग वाली बात को जहन में रखते हुए मुझे इसमें ऐड बैक करना है। तो इसका टोटल आंसर कितना आ गया, जो ये इन दोनों को ऐड बैक करने के बाद मेरे पास कितना आंसर आ गया है, दिस इज 6.85। जाहिर से जब मैंने लोन लिया तो ये यहाँ पर भी ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया मेरे पास 12.85। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले के अंदर मैं क्या डालूंगा, इसके अंदर मैं डालूंगा 6.85 डिवाइडेड बाय 12.85 इंटू 100। तो ये जो मेरे पास गियरिंग रेशो आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.53:1। अच्छा, एक चीज मुझसे गलती हुई है, ये गियरिंग रेशो इज नॉट 100%, तो ये 0.53:1 के यहाँ से आएगा, इट्स नॉट इन परसेंटेज, बाय बाय। Fine. So let's move on to the next question. Or next question जो है, this is about um, uh, question number 34. ठीक है, and which is about the special order if it is going to be taken care of. ठीक है, ठीक है? Okay. So अब ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास टोटल जो है, रेफर टू अपेंडिक्स 1 एंड लाइन नंबर 35 to 37, ये देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन है वो कैसे है। फाइन, रेफर टू अपेंडिक्स 1 एंड लाइन 35 एंड 37, वो नीचे मैंने लिख दी है। कैलकुलेट द impact on TT's profit if special order from US टॉयज रिटेलर इज एक्सेप्टेड। 6वां, ये सिर्फ एक ही कैलकुलेशन आई थी, इसमें एक से ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी, तो उन्होंने एक ही दफा कह दिया, एक ही लंबी क्वेश्चन दे। तो स्पेशल ऑर्डर क्या है, द बिगेस्ट टॉय रिटेलर इन यूएस हैज मेड कांटेक्ट विद टीटी एंड वुड लाइक टू प्लेस अ स्पेशल ऑर्डर फॉर टॉय ट्रेन्स to be delivered in batches within next 9 months. The order for total 50,000 units would mean doubling the annual output of this product.
ठीक है, यानी डबल कर रहे हैं, कैपेसिटी का इशू आएगा यहाँ पर। इसका मतलब जो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो उस पर हम लोग इसकी बात करें। The usual selling unit of price toy is price of the toy train is $35, but US toy retailer demanding $30 per unit. ये हमेशा ख्याल रखना जब कभी भी स्पेशल ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा ना, ऑलवेज रिमेंबर दे ऑलवेज सेट अ लोअर प्राइस, और इससे बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। ठीक है जी, तो टोटल रेवेन्यू सैलरी आकर सकती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब देखना ये है कि किस तरह से इसको हम लोगों ने निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो टोटल कंट्रीब्यूशन से हमने निकाला गया इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट निकालने का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो किस तरह से निकलता है? टोटल कंट्रीब्यूशन होता है टोटल रेवेन्यू, सही है, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है, उसको भी हम मल्टीप्लाई। अच्छा, टोटल कैसे निकलेगा? जितने यूनिट्स हम बना रहे हैं, कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 50,000 यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो 50,000 से हम हर चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास जी ए कितना है जी? हमारे पास $30 है, बना कितने रहे जी? 50,000 बना रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं 50,000 यूनिट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अच्छा खासा बड़ा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी जनाब? आप देखते हैं कि चीजें आती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे पास जो चीजें गिवन है वो क्या क्या है? एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं जी, ये नहीं है कि पैकेजिंग एंड लेबरिंग पर कॉस्ट, ये आ गई। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल ये आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई टोटल मिला जुला के इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट के लिहाज से। तो ये आ गई टोटल 26.50, सही है। और ये भी चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ये दोनों को हम ऐड बैक कर लेंगे, और इस ऐड बैक करने के बाद एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट, अच्छा ये भी पर यूनिट आ गई, सॉरी ये भी ऐड बैक पर यूनिट आ गई ना, इसलिए पर यूनिट के लिहाज से ऐड बैक, जितने यूनिट्स बढ़ते जाएंगे उतने ये चीजें ऐड बैक होती है। टोटल इन सबको ऐड बैक कर लेंगे तो हमारे पास 25, 26, 26, 28, 50, 2850 हमारे पास जो है ये हमारे पास टोटल वेरिएबल, सही है। तो ये हमारे पास आ गए 2850, और कितने हम यूनिट्स बना रहे हैं? 50,000 हम यूनिट्स बना रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 1, सही है, ये आंसर आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं जनाब। टोटल कंट्रीब्यूशन 150,000, सही है, माइनस 1,000, तो टोटल मिला जुला के हमारे पास 100,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, और ये हमारे पास आंसर कंप्लीट। ठीक है, मूविंग ऑन, refer to appendix 2, calculate the purchase of CAM, payback period, ARR। मेरा ये ख्याल है कि it's pretty simple, you all can do it now क्योंकि it's very simple। मैं सिर्फ इसकी डिस्कशन कर लेता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि बड़ी सिंपल सी पे बैक पीरियड के अंदर आपको जो कैश फ्लोज आपके पास गिवन है ये आपके पास कैश फ्लो है। ठीक है, दिस हैज टू बी देयर, और फिर ये सारे के सारे जितने भी आपके पास 0.4, 0.6, 7, 7, 8, 9 ये जितने भी हैं ये सारे इनफ्लोज हैं, और इनको उसी टाइमलाइन के लिहाज से हमने सॉल्व करना है और फिर डिवाइड करके देखना है। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिहाज से अगर हम बात करें तो इन तमाम दर को आपने ऐड बैक करना है, सही है, इनको ऐड बैक करना है। ऐड करने के बाद पहला काम इनको ऐड करना है, सही है, पहला काम। दूसरा काम जो है आपने इसमें से जो एडेड आंसर है इसमें से इसको माइनस कर देना है। फिर ये टोटल जो है ये कितने साल का प्रोजेक्ट है? ये 6 साल का प्रोजेक्ट, 6 से डिवाइड कर देंगे, एंड देन आपको जो आंसर आएगा उसको दोबारा आप 2.5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये वाला रिलेटिव आंसर आ जाएगा। सिंस इट्स प्रीटी सिंपल वन, इसलिए मैं इसको नहीं कर। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द मार्च क्वेश्चन नाउ। सही है, मार्च इज गोइंग टू बी द लास्ट वन मेरा ख्याल है, और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। रेफर टू अपेंडिक्स 1, कैलकुलेट द एनुअल इन्वेंटरी टर्नओवर। 4 माह का क्वेश्चन है जनाब। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास 2 फाइनेंशियल डेटा गिवन है। सही, इन्वेंटरी टर्नओवर भी हमारे पास आ गया है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो शायद इसका अगला क्वेश्चन नहीं है। फाइन, दैट्स इट, आई डोंट नो वेयर द अदर क्वेश्चन इज, लेकिन इसमें जस्ट सी कि हम लोगों को इन्वेंटरी टर्नओवर निकालना था। फाइन,
अच्छा, इसका एक क्वेश्चन मुझसे मिस आउट हो गया है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने थे, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। सही है, इस क्वेश्चन नंबर 4, इट्स नॉट क्वेश्चन नंबर 2। सो या सॉरी, क्वेश्चन 2 एक्सेस नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बता देता हूँ है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में बल्कि हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेशंस भी हम कर लेंगे, उसमें बताएंगे। डेटा यही है, सही है, सेम डेटा है। उसमें हमें निकालना है गेयरिंग और प्रॉफिट मार्जिन, बल्कि उसमें निकालना है हमें 3 चीजें। उसमें हमें निकालना है गेयरिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन 2 जो है, उसी कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले निकालना है गेयरिंग, ठीक है। नंबर 2 पे हम लोग निकालना है प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और 3 पे हमें निकालना है एसेट टेस्ट रेशो, सही है। और इस वाले में हमें इन्वेंटरी टर्नओवर, फाइन। तो पहले जरा हम इन्वेंटरी टर्नओवर निकाल लेते हैं एंड देन विल मूव। इन्वेंटरी टर्नओवर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन इन्वेंट्रीज, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लेते कितने, ये लिखा हुआ नीचे, ये लिखा हुआ, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और हमारे पास इन्वेंट्रीज हम लोगों ने देखनी है, इन्वेंट्रीज कितनी है हमारे पास, ठीक है। और इन्वेंट्रीज के लिए हम क्या चीज करते हैं, इन्वेंट्रीज के लिए हम ये चीज करते हैं कि हमारे पास टोटल, ये देखो, करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास 1, और ऑफ विच लिक्विड एसेट्स कितने हैं, ये देखो। तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल एसेट्स 1.4 हैं और उसमें लिक्विड एसेट्स जो हैं वो 0.6 है, तो इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। करंट एसेट्स में आता क्या है, कैश आता है, बैंक आता है, डेटर्स आता है, और इन्वेंट्री आता है। और लिक्विड एसेट्स कौन सा है, कैश है, बैंक है, और डेटर्स है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, स्टॉक, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारे पास है कैश, यहां पर एक कैश, बैंक, डेटर, इन्वेंट्री, ठीक है। यहां पर क्या है, कैश, बैंक, डेटर। तो इन दोनों को आपस में अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा, इन्वेंट्री बच जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन डू इट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 10, और ये बेसिकली हमारे पास आ गया 1.4 माइनस 0.6, माइनस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल आंसर आ जाएगा, दिस इज 12.25 टाइम्स, ठीक है। इस टाइम्स कितने टाइम्स में आपकी इन्वेंट्री रोटेट हो, ये तो हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से देख लेते हैं जी, इसकी गियरिंग भी निकाल, क्योंकि टेबल यही है, इसी टेबल से रिलेटेड की हमने बात करते हैं। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं सर गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो कितना हो जाए जी, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज दिखाओ भी कितनी है हमारे पास, गियरिंग नॉन करंट लायबिलिटी, गियरिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, गियरिंग, ठीक है। और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास शेयर कैपिटल है ये, और रिजर्व ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो चीजें हमारे पास ऐड बैक हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.1, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 4.1, यानी इनटू 100, या डेफिनेटली इनटू 100, भी इनटू 100 होगा, सही है। तो टोटल कितना आंसर आ गया इसका, 146.34%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो जो हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना था, तो प्रॉफिट मार्जिन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100, ठीक है। देख लेते हैं इसमें हमारे पास रेवेन्यू केवल, रेवेन्यू हम लोगों के पास केवल बिल्कुल ये रहा रेवेन्यू, ये रहा रेवेन्यू, ठीक है जी। और इन दोनों को अगर हम माइनस, अगर हम ये देख लेते हैं कि ये चीज कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर माइनस की जाए और एक्सपेंसेस माइनस किए जाए 13.2 में से, तो बेसिकली मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड बैक करूं तो 12.4 आ जाएगा, सही है। और अगर 12.4 को मैं 13.2 में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट जो होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि 13.2 माइनस 12.4 डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू 13.2, ठीक है, इनटू 100। तो मेरा पास प्रॉफिट आ गया ऊपर का, और इससे जो आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी 0.8, सही है, नहीं 6.6, 6.6%, ठीक है जी। तीसरी चीज ले लेते हैं जनाब, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, और अब एसेट टेस्ट की बात करें। एसेट टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है जनाब,
एसेट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड एसेट इज 0.6, ठीक है ना, तो ये आ गया 0.6 यहाँ पर, और करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी है, ये करंट लायबिलिटीज 1.3, तो मैं यहाँ पर 1.3 लिख दूंगा नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है 0.46:1, तो हमारे पास ये भी ठीक है। सो दिस आर बेसिकली ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ 2 years, हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच।